हेलो एवरीवन। तो आज मेरे साथ डॉक्टर दीपाली हैं। तो दीपाली जी, कैसे हो आप? I'm fine, sir. Hello. मैं भी ठीक हूँ। तो कैसे आपको लगा कि आपके लिए नीट जो है देना है? किस क्लास में आपको ये लगा कि नीट कैसे, मतलब नीट के लिए ही आप हो या नीट देना है, ये कैसे आपको लगा? किसी से इंस्पायर हुए या तो फैमिली में किसी ने क्रैक किया था? नहीं, ऐसे फैमिली में तो हम फर्स्ट ही डॉक्टर हैं ऐसे। पर जब हम बचपन में थे 3 4th में, तो मम्मा का तबीयत ज्यादा खराब रहता था। वो देख करके मेरे को लगता था कि एक दिन हम बड़े होकर के खुद से इलाज करें। तो तभी से मेरे मन में है बस बनना है तो। हम्म। तो खुद से आप ज्यादा हुए। हाँ, किसी का प्रेशर नहीं था, पापा कुछ और ही चाहते थे। मुझे याद है तुम शायद स्टेट टॉपर भी थी उस टाइम की, है ना? हाँ, 12th में। हाँ, 12th में, यस। कौन सी रैंक थी आपकी उस टाइम? मतलब नीट में या फिर ऐसे नहीं नहीं, बोर्ड्स बोर्ड में? में, बोर्ड में। बोर्ड्स में मेरा बिहार बोर्ड ही था हाँ, तो बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड स्टेट से। बोर्ड। हाँ, तो वो लोग मेरिट मतलब लिस्ट उस जारी करते थे या ऐसा कुछ, मतलब सीधा परसेंट पे होता था? नहीं, मुझे याद है कि परसेंटेज स्कूल देते हो। पहले मेरिट लिस्ट निकालती थी उस पे। उसके बाद उन्होंने मेरिट लिस्ट निकालना बंद कर दिया था। हाँ, नहीं तो मेरा परसेंटेज ही था तो मेरा कॉलेज में था ऐसा 90% था उस टाइम बहुत पे। बढ़िया। मतलब 22। नीट आपने किस ईयर में दिया था? पहली बार 12th में दिया होगा। पहली बार नीट 2022 में दिया हाँ, तो उस टाइम आपके स्कोर क्या थे? था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 642 था। और सॉरी, 644 था, 642, 644 था। और बस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा हो गया बहुत बढ़िया। कॉलेज में। तो आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे जो इस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं? आप जानते हो अब चैलेंजेस दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहे हैं, है ना? अभी जो स्कैम हो रहा है, तो क्या आप हम्म। सजेस्ट करना चाहोगे? तो मार्क्स हर बार ज्यादा कट ऑफ तो जा ही रहा है, पर उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उल्टा आप ज्यादा प्रिपरेशन पे ध्यान दो, जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 2 साल कंसिस्टेंट रहो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। हम बस ऑनलाइन क्लासेस ले करके घर से बैठ करके वेद सर से ही केमिस्ट्री क्लासेस लेते थे, और बाकी अलग अलग जगह से थोड़ा यूट्यूब से इधर उधर से हम क्लासेस करके 2 साल में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया। वो भी हम घर पे थे क्योंकि कोविड टाइम था उस टाइम पे। हाँ, ये तो तो मुझे भी याद है कि कोविड उस समय अपनी टाइम पे था और मैंने भी ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दिए थे, तो उसी समय मेरी हाँ। तुमसे बात हुई थी। तो हमने स्टार्ट किया था ऑनलाइन क्लासेस। ये मुझे पहली हम्म। बार ही लग गया था कि तुम्हारा तो हो जाएगा। तो क्योंकि हाँ, बोले भी थे में उसमें। दिखा वो, मेहनत दिखी और कंसिस्टेंसी भी दिखी, लगातार पढ़ना है। हाँ, तो वो 2 साल जो होता है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। उसको इधर उधर मजे मस्ती मजे में नहीं करना है। बहुत चीजें सेक्रीफाइस करनी होंगी। हम बिल्कुल फैमिली फंक्शन अवॉइड करते थे, घर में बस एक रूम में पड़े रहते थे और बस पढ़ाई करते रहते थे। हम्म। तो वैसे करने से आराम से हो जाएगा। मेरा भी हुआ है। अलग बात है कि सबका एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है। तुम सोचोगे कि हाँ, एम्स दिल्ली मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, पर हम भी बिहार के टॉप कॉलेज में हैं, मतलब जो जी फर्स्ट टॉप जी। मेडिकल कॉलेज है। तो हम पटना मेडिकल कॉलेज से, हम सेकेंड हम्म। ईयर स्टूडेंट। आगे का क्या प्लान है? आप किस में जाना चाहोगे आफ्टर एमबीबीएस? एक बार एमबीबीएस में आ जाने के बाद पता चलता है कि नीट तो कुछ भी नहीं था, यहाँ तो इतना पढ़ना है। हाँ, यही मैं अगला प्रश्न पूछने वाला था। क्या ज्यादा टफ है, नीट क्रैक करना या उसके बाद मेडिसिन करना? नहीं, नीट क्रैक करना टफ है, उसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा चाहिए होती है। पर यहाँ पर यह है कि मेडिकल कॉलेज में आने के बाद आपको टाइम ज्यादा मिलेगा। तो आप नीट के टाइम पे जो मस्ती या कुछ भी अवॉइड करते थे, उस चीज से दूर भागते थे, यहाँ पर आकर के आप फेस्ट होगा, एंजॉय भी कर सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो। मतलब यहाँ एनफ टाइम मिलता है कि आप सब कुछ कर सको। तुम्हें मेरी बैकग्राउंड तो आवाज तो नहीं आ रही? क्योंकि एक डीजे जा रहा है तो उसकी आवाज आ रही, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? नहीं नहीं, चलो आवाज नहीं आ रहा। ठीक है। तो और आप कुछ कहना चाहोगे? क्या है, बुक्स की अगर बात की जाए तो आई थिंक मेरा जो एक्सपीरियंस रहता है वो मुझे लगता है कि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी आई थिंक गुड इनफ है। आपको क्या लगता है?
हाँ मतलब कि अगर हम फिजिकल का देखें तो फिजिकल में थोड़ा बाकी चीजों से भी पढ़ना पड़ता है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस उसमें मेजर होता है, तो उसके लिए आप बाकी बुक फॉलो कर सकते हो, क्वेश्चंस वगैरह दूसरी चीजों से लगा सकते हो। बाकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है, इनऑर्गेनिक तो पूरा जी रट जी। ही जाना चाहिए, क्योंकि यस। बहुत असर्शन रीजन ये सारे क्वेश्चन आते हैं, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी के पॉइंट से ही आते हैं, मतलब एक एक लाइन से। एग्री कर रहा हूँ मैं आपकी तो पूरी बात से, क्योंकि अगर हम पीवाईक्यू देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, तो लाइन बाय लाइंस बिल्कुल आती हैं। इवन 22 के पेपर में अचानक से असर्शन रीजन आ गया था, जो कि यस यस। बहुत लोगों के लिए बहुत ट्रिकी रहा होगा। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, जैसे आप जानते हो कि ये इसकी एक लाइन है, तो असर्शन रीजन आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता। हाँ, एक डिफरेंट टाइप का पैटर्न जरूर है, पर अगर आप अपने आप में श्योर हो कि इसका ये आंसर है, तो आई थिंक वो ठीक है, आपके लिए कर सकते हो। एम आई राइट? एनसीईआरटी कम से कम बायो में तो जितना बार पढ़ सको, 10 बार भी पढ़ सको तो कम है। केमिस्ट्री में कम से कम 2-3 बार पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक लाइन अपने अंदर बहुत मतलब रखता है, वो बस लाइन एक लाइन नहीं होता है, और उससे जब तो क्वेश्चन उठ के इसी आता है चीज तो को मैंने बच्चे को। ध्यान में रखते हुए मेरा पहला टारगेट है कि मैं बोर्ड्स के स्टूडेंट को सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन डिस्कस करूं, और उसी के हम्म। रेफरेंस में हम काम कर रहे हैं। जैसे ये होगा फिर हम नीट पे आएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा एक्सपैंड करूंगा, बट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को उसी के साथ ऐसे ही एनसीईआरटी बेसिस पे चलाऊंगा। हाँ, आपको और क्या एक लगता और है चीज है कि हाँ हाँ, यस, बोलिए बोलिए, कंटिन्यू। 11th, जो मेरा 11th था उसमें हम बहुत एक्सप्लोर किए अपने आप को, मतलब कि उसमें हम जितने तरह का बुक्स लगा सकें, जो जो मन करे, बहुत तरह तरह का पढ़ाई किए पूरे 11th में। फिर 12th आने के बाद हम अपने आप को एग्जाम, जो मेरा नीट था, नीट ओरिएंटेड पढ़ाई शुरू की है 12th में आकर के। बाकी 11th हम अलग अलग तरह का क्वेश्चन लगाते थे, इवन आईटी सबका भी क्वेश्चन लगाते थे, ताकि मेरा थोड़ा दिमाग और ज्यादा शार्प हो। फिर 12th में आने के बाद हम थोड़ा एनसीईआरटी ओरिएंटेड, नीट ओरिएंटेड हो गए थे। बोर्ड का भी प्रेशर रहता है, आपको बोर्ड में भी अच्छा करना है। हाँ, यार नीट का अगर आप पढ़ रहे हो तो बोर्ड में अच्छा कर लोगे। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। आपको क्या लगता है कितने घंटे एक स्टूडेंट को देना चाहिए लगभग? जैसे कोई फिक्स तो है नहीं, आप जानते हो, जो भी क्वालिटी टाइम हो, बट आपको फिर भी, अगर अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप स्टूडेंट थे उस टाइम पे, तो कितने घंटे आप देते थे ईच सब्जेक्ट को? मतलब मेरा ऐसा कोई हाँ, लिमिटेड हमारा टाइम एक्सपीरियंस। नहीं होता था। हाँ, तो हम जैसे हम रात को बिल्कुल नहीं पढ़ पाते, हम 8 बजे तक सो जाते हैं, 8-9 बजे तक। तो सुबह में हम लेकिन 4 बजे उठते थे, 4 बजे से लेकर के हम सीधा 12 बजे तक पढ़ते थे। उसके बाद फिर 1-2 घंटे का ब्रेक लिए, जो मतलब फ्रेश हुए, खाना वाना खाए, उसके बाद फिर वापस से मेरा क्लास होता था 2 बजे से 5-6 बजे तक, जितने बजे तक ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। उसके बाद फिर वापस 1-2 घंटा पढ़े, फिर सो जाते थे। यही मेरा टाइम टेबल था, और इसके अलावा हम कुछ नहीं करते थे, पूरा 2 साल बिल्कुल ऐसे ही गया है मतलब मेरा। खुद को आप 7 से 8 घंटे रेगुलर देना चाहिए, सेल्फ हाँ, स्टडी। आराम से 7 से 8 घंटे। क्लासेस छोड़ करके 7 से 8 घंटे, क्योंकि आपके पास कुछ करने को भी नहीं होता, तो आप पढ़ाई करके अपने आप को बिजी रखो। यस यस यस। और फोन और फोन फ्रेंड सोशल सर्कल भी मीडिया। आई थिंक वैसे ही बनाना चाहिए जैसा आपका टारगेट हो। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, हम ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, एक भी इंसान हम नहीं जानते थे जो नीट का तैयारी कर रहा हो। मेरे जितने स्कूल फ्रेंड्स थे वो लोग सब आईटी दूसरे दूसरे फील्ड में चले गए। हम अकेले थे जो नीट का तैयारी कर रहे थे, तो कोई किसी को नहीं जानते थे, हम किसी से बातचीत नहीं। और सोशल मीडिया तो हटा ही दिए थे, तो फोन वोन भी नहीं था मेरे पास। चलिए, आई थिंक तो मुझे लगता है कि जो डाउट्स रहे होंगे स्टूडेंट्स के, वो क्लियर हो गए होंगे। तो मैं इसको एंड करूँ यहीं पे। ओके। एंड अगेन मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। आपको भी थैंक यू, आपके कारण केमिस्ट्री बहुत इम्प्रूव हुआ, मतलब जो भी, खास करके ऑर्गेनिक, आप थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनिक पे फोकस करते थे, वो चीज मुझे लगता अच्छी है थी। कि ऑर्गेनिक थोड़ा सा लॉजिकल भी है। अगर आप किसी चीज को एक्सप्रेस करो, है ना, तो उसमें ज्यादा वो आपका दिखता है। इनऑर्गेनिक में तो आप जानते ही हो, ज्यादातर आपके हाँ, रटने वो वाले तो हैं। सिर्फ एक रटना ही है chapter है उसमें जहाँ पे तो। आप लगता है कि स्किल है। एंड जनरल केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, तो वहाँ भी वो आपकी फिजिक्स। question है और फार्मूला का हाँ, मतलब application। उसमें कैलकुलेशन मेजर होता हाँ, मैं है। एक चीज भूल गया। जनरली जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी एक सबसे बड़ा इशू होता है कैलकुलेशन, जो मैथमेटिक्स की जो बेसिक्स होती हैं उसमें दिक्कत आती है, तो उसको कैसे वो ओवरकम कर सकते हैं?
सबसे बड़ा तो जब बच्चे 12th में बायो लेते हैं ये सोच करके कि हम नीट जाएंगे, तो बहुत बच्चों के मन में ये होता है कि मेरा मैथ्स कमजोर है इसलिए हम बायो ले रहे हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैथ्स कमजोर है। मैथ्स भी आपका अच्छा होना चाहिए बायो के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको 10 तक का मैथ्स हमेशा काम देगा। यस। इवन आप यहाँ भी आ जाओ तो बहुत सारी चीजों में कैलकुलेशन यूज होता है। मेरा खुद का मैथ्स ऐसा कमजोर नहीं था। मेरा क्लास 10th में 96 मार्क्स था मैथ्स में। वेरी गुड। उसके बाद हम बायो लिए। तो फिजिक्स में बहुत यूज आता है मैथ्स का। और हाँ। अगर आपका मैथ्स कमजोर भी है तो 11th में जो पढ़ाई हो रहा है बेसिक जो होता है उसमें, मतलब वो लोग मेजरली वेक्टर एक वगैरह पढ़ाते आपको हैं। और केमिस्ट्री में एक बहुत पहला चैप्टर है, आई थिंक सम बेसिक कंसेप्ट्स करके, वहां पे भी आपको बेसिक मैथ सिखाई हाँ जाती है, कैलकुलेशन, डिवाइड, ये सारी। हाँ, तो उस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। हमको तो लगता है अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो 1 महीना आप उसको साइड से 1 घंटा टाइम दो डेली डेली, तो आपका मैथ्स उससे इम्प्रूव होगा और धीरे धीरे वो 1 महीने के कारण बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। फिर आप 2 साल उसको आराम से यूज कर सकते हो। यस यस। चलिए, थैंक यू सो मच मुझसे जुड़े रहने के लिए। थैंक हैव यू। अ ग्रेट डे, बाय बाय। ओके।